हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ सप्लाई और ये भी देखा था कि स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ गुड। किस तरीके से वस्तु की पूर्ति के जो फैक्टर हुआ करते हैं वो सप्लाई को प्रभावित किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं। The price of the commodity, the supply of a commodity very much depends on its price. There is direct and a positive relationship between the price of the commodity and its supply. तो यहाँ पर दिया गया है प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वस्तु की कीमत होती है उसके द्वारा सप्लाई प्रभावित होती है। कैसे होती है इसे देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था कि एक जो सप्लायर है या जो एक बिजनेसमैन है तो वो क्या चाहता है, उसका गोल क्या होता है? उसका गोल होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक उसे लाभ हो। तो उसके लिए वह क्या करेगा, जब मार्केट में किसी गुड्स की, कमोडिटीज की प्राइस जब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज होने पर वह क्या करेगा, उस कमोडिटी को अधिक से अधिक सप्लाई करेगा, अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट में बेचने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसे अधिक लाभ होगा। ठीक इसके विपरीत क्या होगा, यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो वह सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं कि जो आपकी वस्तु है वह जो वस्तु की जो कीमत है वह किस पे डिपेंड करती है, आपूर्ति पर। यानी कि वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। और साथ में यह भी हमने देखा कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है तो वह सप्लाई और प्राइस ऑफ कमोडिटी में मतलब कीमत में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सीधा संबंध होता है। तो मतलब कीमत में और पूर्ति में, मतलब सप्लाई में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज inversely related with the price of other commodity, such as the supply of wheat will fall with the rise in the price of rice. This is due to the fact that rise in the price of rice will encourage producer to produce more rice. तो यहाँ पर आपका क्या बताया गया है, आपको यहाँ पर बता रहा है कि यदि जो वस्तु होती हैं उससे ही रिलेटेड कोई और अन्य वस्तु हैं, जिसको स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं, तो कोई अन्य वस्तुएं जिनका प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, तो उससे किस तरीके से सप्लाई प्रभावित होती है वह देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि गेहूं के दाम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना, व्हीट विल फॉल। यदि आपके व्हीट के जो प्राइस है वो क्या हो जाए, फॉल हो जाए, है ना, दाम उसके गिर जाएं, तो एक जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, व्हीट को क्या करेगा, उसकी जो सप्लाई को क्या करेगा, वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस कैसे हो गए, गिर गए हैं, है ना, कम हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर व्हीट विल फॉल हो गया है, व्हीट की जो प्राइस हो गई है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। तो जिस वस्तु की प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो उस वस्तु को जो सप्लायर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, वो मार्केट में कम सप्लाई करेगा। और वहीं पर हमने देखा कि जो राइस है, जो चावल है, उसकी प्राइस कैसी हो गई है, बढ़ गई है। अब जब चावल के दाम बढ़ गए हैं तो एक उत्पादक जो होगा, एक जो सप्लायर होगा, वो क्या करेगा, उसकी सप्लाई अधिक करेगा। मतलब अब वह व्हीट की जगह, गेहूं की जगह किसकी सप्लाई कर देगा, अधिक, राइस की सप्लाई अधिक कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फैक्ट पड़ रहा है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का फैक्ट पड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, एक चाय हो गई, एक कॉफी हो गई। ठीक, यदि चाय के दाम बढ़ जाते हैं, जो चाय है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे,
और कॉफ़ी के दाम वही स्थिर होते हैं। तो जो उत्पादक होगा, जो सप्लायर होगा, वो क्या करेंगे, चाय के जो दाम बढ़े हैं तो चाय की सप्लाई अधिक कर देंगे। कॉफ़ी की जो प्राइस है वो क्या है, अभी जैसी थी वही वैसे ही है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई। तो जो सप्लायर होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, वह चाय की सप्लाई अधिक कर देंगे क्योंकि उनको उससे अधिक प्रॉफिट होगा। Prices of the factors of production. Supply of a good also change in case of change in the prices of the factors of production. If there is increase in the prices of the factors of production, then production cost will also increase and the profits and why the producer will decline, due to which production will be low and there will be decline in supply. Contrary to this, in case of decline in the prices of the factors of production, production cost will be low. Profit will increase and supply will also increase. तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तीसरे पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन के फैक्टर हुआ करते हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, यदि उनका प्राइस में कोई भी परिवर्तन आता है तो किस तरीके से सप्लाई में भी परिवर्तन आएगा। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मीन्स हुआ कि उत्पादन के वह साधन, इससे क्या मतलब है, तो उत्पादन के वह साधन जिससे हम अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पेन बनाना है, हम अपने एक फर्म में पेन का उत्पादन करना चाहते हैं, है ना, पेन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पेन बनाने की मशीनों को लगाना पड़ेगा, जो मशीनें वगैरह होंगी, है ना, तो उन मशीनों को जब लगाएंगे तो उन मशीनों के द्वारा हम पेन का जो कवर है, रिफिल है, वो सारी चीज़ें बनाएंगे ना। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जिस वस्तु को बनाया जा रहा है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, तो उन मशीनों को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइस बढ़ जाता है, मतलब मशीनों की कीमत बढ़ जाए, तो क्या होगा, यदि मशीनों की कीमत बढ़ जाएगी तो जो वस्तु हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, है ना। जब उसकी लागत बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जो वस्तु बनाया जा रही थी उस वस्तु की सप्लाई कम कर देगा, है ना। लेकिन यदि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, तो अब क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट आएगी, जो लागत आएगी, वो कैसी आएगी, कम आएगी। किसी वस्तु के निर्माण करने में जो कॉस्ट आ रही थी, जो लागत आ रही थी, अब वो कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो एक सप्लायर, एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अधिक से अधिक वस्तुओं की सप्लाई करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बनाएगा और साथ में मार्केट में भी ज़्यादा वस्तुओं को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब देख लेते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। यदि किसी तकनीकी में परिवर्तन हो जाए, तकनीकी ज्ञान बढ़ जाए, तो उससे भी सप्लाई क्या होती है, प्रभावित होती है। If change in technology and new discoveries bring reduction in cost and increase in production, this will increase the level of supply also. यदि टेक्नोलॉजी में क्या हो जाए, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वर्क जो होगा वो कैसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आपने देखा था कि पहले अगर कंप्यूटर नहीं था तो लोग हाथ से लिखा करते थे, तो हाथ से लिखने में कॉपी, पेन और टाइम भी अधिक लगता था, है ना। लेकिन आज कंप्यूटर का ज़माना है तो पेन कॉपी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेपर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना। कंप्यूटर में ही वर्क कर लिया जाता है और वो काम कैसा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो नई तकनीकी आ जाने से भी क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह अगर एग्रीकल्चर में देख लें, एग्रीकल्चर में अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे तो हल वगैरह से, है ना, तो उस तरीके से खेती की जाती थी, तो तब क्या होता था, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब क्या है, अब एग्रीकल्चर में भी नए नए
क्या हुआ, टेक्निक आ गए हैं, नई नई तकनीकी आ गई हैं, नई मशीनें आ गई हैं, जिनके द्वारा प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी सप्लाई को प्रभावित करती है। गोल्स ऑफ द फर्म, अब ये देखना है कि जो एक फर्म होता है तो उसका गोल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जनरली द एम ऑफ द फर्म्स इज टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमने पहले ही देखा था कि जो एक फर्म में होगा या फर्म का जो मालिक होगा तो वो क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है ना। बिसाइड्स दिस मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आर आल्सो टेकन एज गोल्स बाय द फर्म। एक फर्म का क्या उद्देश्य होता है, क्या गोल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, आउटपुट ज़्यादा हो और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा दे। मतलब कुल मिला के वो ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दीज गोल्स एंड चेंज इन देम इफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। समटाइम्स द प्रोड्यूसर मे कंटिन्यू टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी विदाउट प्रॉफिट सिंपली टू बिल्ड देयर इमेज एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सप्लायर है या कोई फर्म ऑनर है तो वो क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है, वह सोसाइटी में अपनी इमेज और प्रेस्टीज बनाना चाहता है। वह चाहता है कि सोसाइटी में पहले मेरी इमेज बन जाए, प्रेस्टीज बन जाए, उसके बाद हम किसके बारे में सोचेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो इस कारण से भी क्या होता है, सप्लाई अधिक हो जाती है। यदि वह है ना इस गोल को लेके चल रहा है कि मुझे अपनी इमेज बनानी है, प्रेस्टीज बनानी है, तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक सप्लाई करेगा, मैक्सिमम सप्लाई करेगा मार्केट में। क्लियर। अब है एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर में प्राइस के कम होने की या अधिक होने की संभावना होती है। तब क्या होता है, इन केस प्रोड्यूसर expect an increase in the price, they will retain or withdraw goods from the market. Consequently, supply will reduce. If price is expected to fall in future, the supply will naturally increase. तो जब कभी फ्यूचर में लगता है कि प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा, तो एक सप्लायर, एक फर्म ओनर क्या सोचेगा, भाई फ्यूचर में तो प्राइस कम होने वाला है, अब कम होगा तो मतलब हमारी वस्तुएं जो हमारे पास हमने सेना बनाई हैं तो वो वस्तुएं सस्ते में बिकेंगी, तो इससे अच्छा है कि हम प्रेजेंट टाइम में ही इनको सप्लाई कर दें। तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक मात्रा में सप्लाई कर देगा अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है। लेकिन यदि लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो सप्लाई अभी नहीं करेगा, बल्कि कब सप्लाई करेगा, वह फ्यूचर में सप्लाई करेगा, वो भविष्य में सप्लाई करने की सोचेगा। वह अपने कमोडिटी को, अपने गुड्स को स्टॉक में रख लेगा कि जब प्राइस बढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, उस वस्तु की सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो वस्तु की पूर्ति उस बेस पर की जाती है। नेचुरल फैक्टर्स, कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं जिनके कारण सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इज द पार्ट्स ऑफ गुड्स प्रोडक्ट, इट मीन्स दैट मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल रिजल्ट इट्स मोर सप्लाई एंड वाइस वर्सा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन depends upon various natural factors such as rain, fertility, climatic condition, etc. Production may be adversely affected due to drought, famine, heavy rain and flood, etc. तो नेचुरल फैक्टर में अधिकांश हम किसको ले लेते हैं, एग्रीकल्चर को ले लेंगे। तो वो किस पे डिपेंड होती है, वो रेन पर डिपेंड होती है, फर्टिलाइट पे होती है, उर्वरक जो है ना फर्टिलाइट होती है उस पर होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक, तो इस तरीके से यदि मान लीजिए अच्छी बारिश हुई, अच्छी बरसात हुई, अच्छी खाद मिल गई, जलवायु अच्छा मिल गया, तो जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब सप्लाई अधिक हो जाएगी। लेकिन इसके ठीक अपोजिट हुआ,
ठीक अपोजिट हुआ, ड्राउट हो गया, फेमाइन हो गया, हैवी रेन हो गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया। तो इन सब से क्या होगा, तो जो हमने प्रोडक्शन किया, जो फसल हमने लगाई, जो कल्टीवेट हमने किया क्रॉप्स को, तो वो क्रॉप्स भी क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तब सप्लाई कैसी होगी, सप्लाई कम होगी। तो नेचुरल फैक्टर भी सप्लाई को प्रभावित करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यदि ट्रांसपोर्ट का साधन हो, कम्युनिकेशन के मीन्स हो, साधन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को अधिक कर सकते हैं। If means of transport and communication in the country are in a developed state, यदि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स हमारे पास होंगे, साधन हमारे पास होंगे, तो वो कंट्री कैसी होगी, डेवलप्ड होगी। क्यों होगी डेवलप्ड, It facility import from abroad by which there is an increase in the supply of goods। ठीक, तो क्यों होगी, क्योंकि हम जो वस्तुएं हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट के या कम्युनिकेशन के जरिए हम उसका क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अब जब दोनों कंडीशन होगी, इंपोर्ट भी कर सकेंगे, एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, तो क्या होगा, सप्लाई अधिक होगी, है ना। इंपोर्ट करने में क्या होगा, हम ज़्यादा वस्तुओं को इंपोर्ट कर पाएंगे, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उस चीज़ को मंगा लेंगे। एक्सपोर्ट होगा तो मतलब अदर कंट्री होगी वो भी इंपोर्ट करेगा, है ना। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वह भी सप्लाई को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज डिस्करेज्ड इफ heap duty on its production is imposed. In the same way, tax concessions encourage producer to increase supply। तो यदि जो सरकार की पॉलिसी होती है टैक्स की या कर नीति जो होती है, तो यदि वह हीप होगी, ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिस्करेज्ड होगा, है ना। जो सप्लायर होगा, यदि ज़्यादा टैक्स लगेगा तो एक सप्लायर सप्लाई कम कर देगा, लेकिन वहीं पर यदि कंसेशन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कंसेशन दिया जा रहा है, टैक्स कम लिया जा रहा है, तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो इंक्रीज सप्लाई करेंगे, मतलब सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि कर कम तो सप्लाई अधिक, और आपके जो कर ज़्यादा मतलब टैक्स ज़्यादा तो सप्लाई कम। अब आया एग्रीमेंट अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स। समटाइम्स ऑल द फर्म्स प्रोडक्टिंग द सेम commodity from an association, a pool or a syndicate and regulate supply of the goods in such a way so that they may earn a maximum profit। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप देखते हैं कि एक फर्म होता है, एक उद्योग होता है, एक इंडस्ट्री होती है, तो इंडस्ट्री का जो ऑनर होगा, जो मालिक होगा, वो बस चला लेगा क्या, नहीं ना। तो एक इंडस्ट्री में क्या होगा, काम करने वाले वर्कर्स भी होंगे। अब जब वर्कर्स जो होंगे और जो ऑनर होगा, यदि उनके बीच में अच्छे संबंध होंगे, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, है ना, तब क्या होगा, जो फर्म होगी, जो इंडस्ट्री होगी, वो कंटिन्यू वर्क करेगी, वह कंटिन्यू काम करेगी। अब जब कंटिन्यू काम करेगी तो उससे क्या होगा, सप्लाई भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि प्रोडक्शन वर्क तो चलता रहेगा ना, जो कमोडिटी होगी उसका प्रोडक्शन तो होता रहेगा। क्यों, क्योंकि लेबर में या वर्कर में और ऑनर में अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन वहीं पर रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आए दिन हड़ताल हो रही है ना, तो इस तरह स्ट्राइक हो रही है, तब क्या होगा, तो मिल वगैरह होंगी, जो इंडस्ट्री होगी, जो फर्म होगी, वो बंद होगी। अब जब बंद होगी तो प्रोडक्शन वर्क जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा, सप्लाई भी कम होगी। तो इस तरीके से यदि रिलेशनशिप अच्छे हुए तो क्या होगा, सप्लाई अधिक होगी। इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी, आंतरिक शांति और स्थिरता। तो यदि देश में, कंट्री में इंटरनल पीस हो, आंतरिक शांति हो, स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, तो वह भी सप्लाई को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, चलिए देखते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी विल इंक्रीज
द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ अ गुड विथ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, लेबर अनरेस्ट एंड वार्स, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ अ गुड विल बी हैम्पर्ड। यदि हमारी कंट्री में शांति बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है, तो काम क्या होगा, फैक्ट्री वगैरह में, मिल वगैरह में क्या काम होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, बड़ी शांतिपूर्वक काम चलता रहेगा। जब काम चलता रहेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पर यदि लेबर अनरिस्ट है, डिस्टर्बेंस चल रही है पॉलिटिकल में, या वार्स हो रहे हैं, मतलब युद्ध वगैरह हो रहे हैं, तो देश में अशांति का माहौल है ना, स्थिरता नहीं है, अस्थिरता का माहौल है, तो उस समय क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कैसी होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि सप्लाई शेड्यूल क्या है। तो तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्ते।